हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोस। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है स्टराइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये हॉस्पिटल्स में और लेबोरेटरीज में, खासकर माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज़ किया जाने वाला सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है। हम इस टॉपिक को इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का मेन एम होता है, मेन पर्पस होता है, वो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव या डिस्ट्रॉय करना किसी भी मटेरियल से या बॉडी सरफेस से। ठीक है। अब इसके मेन मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। तो देखिए, स्टरलाइजेशन क्या होती है। तो स्टरलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स, जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज होते हैं, उनको डेस्ट्रॉय या रिमूव किया जाता है किसी भी आर्टिकल या सरफेस मीडियम से। ठीक है। तो स्टरलाइजेशन से हम सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी है डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डेस्ट्रॉय या रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरियल स्पोर्स को नहीं कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन टर्मिनोलॉजी में। स्टरलाइजेशन में हम स्पोर्स को भी डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते। ये डिसइंफेक्शन प्रोसेस नॉर्मली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर यूज किया जाता है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे चेयर्स, टेबल, ओके, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डिसइंफेक्शन प्रोसेस को बॉडी सरफेस पर यूज नहीं करते हैं। और जो एजेंट हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसइंफेक्टेंट। एक और टर्मिनोलॉजी है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल है जिसे हम सेफली लिविंग टिश्यू यानी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। और उससे क्या होता है? वो किसी भी इन्फेक्शन होने से बॉडी को प्रिवेंट कर लेती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। ठीक है। तो एंटीसेप्टिक को हम बॉडी सरफेस या स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। चलिए, अब हम स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के मेथड्स को पढ़ते हैं जिससे हम बैक्टीरियाज को डेस्ट्रॉय या रिमूव कर सकते हैं। ओके। तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन को दो मेथड से अचीव कर सकते हैं। पहला है फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। इस वीडियो में हम फिजिकल मेथड को कवर करेंगे। फिजिकल मेथड के अंदर पहला आता है हीट। हीट मेथड स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसमें हाई टेम्परेचर अचीव करके बैक्टीरियाज को या माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। हीट मेथड में दो टाइप की हीट यूज किए जाते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो हीट का पहला टाइप है ड्राई हीट, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को उसके प्रोटीन को डीनेचर्ड करके या ऑक्सीडेटिव डैमेज के थ्रू किल कर देता है। अब ड्राई हीट को अचीव करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस है। उसमें पहला आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के अंडर जो भी हमें आइटम या मटेरियल स्टरलाइज या डिसइंफेक्ट करना होता है उसे हम बंसर बर्नर के फ्लेम पर लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम के लिए स्टरलाइज करते हैं। लॉन्गर टाइम एक्सपोजर बंसर बर्नर की फ्लेम पर तब तक रखते हैं जब तक वो मटेरियल रेड हॉट ना हो जाए। और ये लॉन्गर टाइम एक्सपोजर इनोकुलेटिंग वायर्स, लूप्स और फोरसेप्स की टिप्स के लिए यूज किया जाता है। दूसरी फ्लेमिंग की टेक्निक है शॉर्ट पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड में थोड़े से टाइम के लिए आइटम्स को बंसर बर्नर की फ्लेम पर रखा जाता है बिना उसे रेड हॉट किए। और शॉर्ट टाइम टेक्निक फ्रेजाइल आइटम्स के लिए यूज होती है। फ्रेजाइल आइटम ऐसे होते हैं जो रेड हॉट होने पर ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, जैसे माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जब हमें टेस्ट ट्यूब को स्टरलाइज करना होता है तो हम शॉर्ट पीरियड के लिए ही उसे बंसर बर्नर पर स्टरलाइज करते हैं। ड्राई हीट की दूसरी प्रोसेस है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन प्रोसेस उन आइटम्स के लिए यूज होती है जो वेस्ट होते हैं, जिन्हें स्टराइल करके दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। इंसिनरेशन प्रोसेस में डिस्पोजेबल आइटम्स को हाई टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो वेस्ट ऐश यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टरलाइजेशन अचीव हो जाती है। इंसिनरेशन प्रोसेस हॉस्पिटल वेस्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट या माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट। तो ड्राई हीट का तीसरा मेथड है जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मेथड है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें थर्मोस्टेट फिट रहता है। थर्मोस्टेट
टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। हॉट एयर ओवन को इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है और इसके अंदर एक फैन फिट होता है जो जनरेटेड हीट को इक्वली पूरे चेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे जो भी आइटम हम हॉट एयर ओवन के अंदर रख रहे हैं स्टरलाइज होने के लिए वो फुल्ली प्रॉपर स्टरलाइज हो जाए। देखो वैसे तो हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक अचीव कर सकते हैं हम, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होल्डिंग टेम्परेचर यूज करते हैं वो है 160 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए। ठीक है, जो नॉर्मली स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है लेबोरेटरीज में या हॉस्पिटल्स में। अब हॉट एयर ओवन के यूजेस क्या हैं? हॉट एयर ओवन से ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे फ्लास्क, पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे फोर्सेप्स और स्कालपेल्स। कुछ केमिकल्स भी स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे लिक्विड पैराफिन और ग्लव पाउडर। ओके, तो हीट मेथड का दूसरा टाइप है मॉइस्ट हीट। अब मॉइस्ट हीट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझे तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को किस तरह से किल करता है, उसके प्रोटीन को डीनेचुरेशन या कोएगुलेशन करके। ठीक है, अब मॉइस्ट हीट की बात करें तो ये ड्राई हीट से ज़्यादा यूज होने वाला और उससे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला मेथड है। मॉइस्ट हीट में हम स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को लोअर टेम्परेचर पर किल कर सकते हैं। मॉइस्ट हीट डिफरेंट टेम्परेचर पर यूज हो सकती है, जैसे सबसे पहला टेम्परेचर है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे पहली प्रोसेस आती है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन दो मेथड्स के थ्रू हो सकता है। पहला मेथड है होल्डर मेथड, जिसमें हमें मटेरियल को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखना होता है, और दूसरा है फ्लैश मेथड, 72 डिग्री सेल्सियस के लिए 20 सेकंड तक रखना है। अब पास्चुराइजेशन टेक्निक बेवरेजेस के लिए यूज की जाती है, जैसे वेजिटेबल या मिल्क। ठीक है, पास्चुराइजेशन प्रोसेस से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किल हो जाते हैं। ठीक है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का दूसरा प्रोसेस है इंस्पिसेशन। तो इंस्पिसेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें जिस आइटम या आर्टिकल को स्टरलाइज करना होता है उसे हम हीटिंग प्रोवाइड करवाते हैं लगातार 3 दिन तक, और डेली 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम उसे हीटिंग प्रोवाइड करवाते हैं 30 मिनट के लिए, जिससे जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, वो किल हो जाता है। इंस्पिसेशन प्रोसेस के लिए इंस्पिसेटर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब इंस्पिसेशन के यूज क्या है? ये एग बेस्ड मीडिया जैसे एलजे मीडियम या सीरम बेस्ड मीडिया जैसे लोफलर सीरम स्लोप के लिए यूज होता है। मॉइस्ट हीट के अंदर दूसरा टेम्परेचर रेंज है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसमें पहली प्रोसेस है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में जो भी आइटम हमें स्टरलाइज या डिसइंफेक्ट करना है उसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, जिससे जो वेजिटेटिव फॉर्म के बैक्टीरिया है वो तो किल हो जाएंगे, लेकिन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया किल नहीं होंगे। इसीलिए हम बॉइलिंग को हम जब ही यूज़ करते हैं जब हमारे पास एडवांस मेथड नहीं होते हैं। अगर हम वाटर में 2% सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर देते हैं बॉइलिंग प्रोसेस में, तो ये सूटेबल हो जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब बॉइलिंग प्रोसेस नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज होती है? इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे फोर्सेप्स और स्कार्पल्स। 100 डिग्री सेल्सियस पर दूसरा प्रोसेस है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन इंस्पिसेशन की तरह ही यूज होता है। ये भी 3 कंसेक्यूटिव डेज, लगातार 3 दिन तक हमें आइटम्स को, जो भी हमें मेटेरियल स्टरलाइज करना है उसे हम स्टीम प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन टिंडलाइजेशन के अंदर हम लगातार 3 दिन तक आइटम्स को 20 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे उस आइटम में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। अब टिंडलाइजेशन किसके लिए यूज होती है? सीरम, एग, जिलेटिन या शुगर कंटेनिंग मीडिया, ऐसे मीडिया के लिए जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मॉइस्ट हीट का तीसरा टेम्परेचर रेंज है अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर के लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं, जिसे स्टीम स्टरलाइजर भी कहते हैं। ऑटोक्लेव मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मेथड है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए, जिससे हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज कर सकते हैं। ऑटोक्लेव का फंक्शन जो हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है बिल्कुल उसके सिमिलर है, और ऑटोक्लेव का अपीयरेंस भी लगभग प्रेशर कुकर की तरह ही है, क्योंकि ऑटोक्लेव के लिड पर प्रेशर गोज प्रेजेंट होता है, और जैसे प्रेशर कुकर में सीटी प्रेजेंट होती है, सीटी होती है, उसी तरह ऑटोक्लेव में भी सीटी होती है। अब ऑटोक्लेव के मैकेनिज्म को समझते हैं। ऑटोक्लेव में जब वाटर को हम बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है,
तब इसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है। जब ऑटोक्लेव के अंदर वेपर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑटोक्लेव के अंदर जो स्टीम फॉर्म हुई है, स्टीम जनरेट हुई है, तो जब वो स्टीम ऑटोक्लेव के अंदर कूलर सरफेस से कांटेक्ट करती है तो वो स्टीम कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होने की वजह से जो स्टीम की एनर्जी है, हीट है, वो किसको ट्रांसमिट कर देती है, जो ऑटोक्लेव के अंदर मेटेरियल रखे हैं उसकी सरफेस पर, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। उस हीटिंग की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। अब होल्डिंग टेम्परेचर की बात करें तो ऑटोक्लेव में नॉर्मली जो होल्डिंग पीरियड है वो 121 डिग्री सेल्सियस है 15 मिनट्स के लिए 15 psi प्रेशर पर। अब ऑटोक्लेव के यूजेस को देखें तो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कल्चर मीडिया प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, प्लास्टिक ट्यूब पिपेट टिप को स्टराइज करने के लिए यूज़ होता है, कुछ सॉल्यूशन और वाटर को स्टराइज करने के लिए यूज़ होता है, और ग्लास वेयर्स भी ऑटोक्लेव से स्टरलाइज कर सकते हैं जो ऑटोक्लेव रेजिस्टेबल है। ऐसे ग्लास वेयर जो ऑटोक्लेव के हाई टेम्परेचर पर ब्रेक ना हो। ओके, तो पहला मेथड हमने कवर कर लिया है, हीट मेथड। अब फिजिकल मेथड के अंदर दूसरा मेथड है रेडिएशन। दो टाइप की रेडिएशन अवेलेबल है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो सबसे पहले हम आयनाइजिंग रेडिएशन को समझते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को बिना टेम्परेचर राइज किए ब्रेक कर देता है। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को बिना टेम्परेचर राइज किए किल कर देता है या ब्रेक कर देता है। इसीलिए इसे कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है। आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज यूज होते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन बैक्टीरियल एंडोस्पोर और वेजिटेटिव सेल दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन के यूजेस को देखते हैं। गामा रेडिएशन यूज होती है स्टराइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए, डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स के लिए, जैसे डिस्पोजेबल रबर या प्लास्टिक सिरिंजेस, इन्फ्यूजन सेट्स या कैथेटर्स, या बोन और टिश्यू ग्राफ्ट्स के लिए, या एडेसिव ड्रेसिंग्स के लिए, और एंटीबायोटिक और हार्मोन के स्टराइजेशन के लिए भी आयनाइजिंग रेडिएशन को यूज कर सकते हैं। रेडिएशन का दूसरा टाइप है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंडर इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंक्लूड होती है। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए जो वेवलेंथ रिकमेंड की जाती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की, वो है 250 to 300 नैनोमीटर वेवलेंथ 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, अब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के यूज को देखें। ऑपरेशन थिएटर्स में डिसइंफेक्शन के लिए यूज हो सकती है। लैमिनार फ्लो हुड्स, जो लैमिनार चेम्बर होता है, उसके डिसइंफेक्शन के लिए, और वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज हो सकती है। फिजिकल मेथड का थर्ड और लास्ट मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड एक यूजफुल मेथड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए ऐसे मटेरियल, ऐसे आइटम से जो हीट लेबाइल हैं, मतलब वो आइटम्स जिन्हें हम अगर हीट मेथड के थ्रू स्टरलाइज करेंगे तो वो आइटम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वैक्सीन, सीरम, एंटीबायोटिक्स, इनके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो होते हैं फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन मेथड एयर के प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर्जिकल मास्क। जो हम माउथ पर सर्जिकल मास्क लगाते हैं, वो सर्जिकल मास्क एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी में एयर को तो पास होने देता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस मास्क की सरफेस पर ही रुक जाते हैं, जिससे हमें एयर फिल्टर होके मिलता है। अब दो टाइप के फिल्टर अवेलेबल हैं, डेप्थ फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। और फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्पाइन मेडिकोस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।